आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के सेट 1 साइंस के मॉडल सेट को इस वीडियो में संपूर्ण हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक मैथ के मॉडल सेट के आंसर को नहीं देखा है, यानी कि मैथ के मॉडल सेट के संपूर्ण हल को नहीं देखा है, तो वीडियो ऊपर के आई बटन में मिल जाएगी, आप लोग जाके टच करके देख लीजिए, या फिर मेरे चैनल में मिल जाएगी, या फिर इंड स्क्रीन यानी कि वीडियो के अंत में यहाँ इंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। ठीक, यहाँ इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी, आप लोग टच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो वर्ग 9 विषय साइंस यानी कि विज्ञान, पूर्णांक 40, समय 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ समान निर्देश दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 5 का उत्तर देना है, और 8 से 14 में से 5 का उत्तर देना है। 50 शब्दों में दीजिए अधिकतम, और 3 अंक निर्धारित है। और 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 100 शब्दों में उत्तर दीजिए और 5 अंक निर्धारित है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, यानी कि दोनों मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो सेक्शन ये किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 5 क्वेश्चन में आंसर यहाँ देना है। तो ऊर्जा और शक्ति का ऐसे मात्रक लिखिए। ऊर्जा और शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो आप लोग इसको लिखिए, यहाँ सबसे पहले उत्तर दे दीजिए, या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ आंसर लिख दीजिए, आंसर, और ऐसे डैश दीजिए और लिखिए ऊर्जा का ऐसे मात्रक। ऊर्जा का जो ऐसे मात्रक है, एसआई मात्रक, ऊर्जा का जो ऐसे मात्रक है वो है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो है जूल। क्या है? जूल। फिर ब्रैकेट में जूल भी लिख दीजिए हिंदी से इस प्रकार। ठीक। और शक्ति का जो ऐसे मात्रक है, शक्ति का ऐसे मात्रक जो है वो है वाट। वाट ऐसे हिंदी में लिख दीजिए, ब्रैकेट में यहाँ डब्लू लिख दीजिए, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंध है। हाउ आर द, यहाँ अंग्रेजी से भी लिखा है, ठीक ना, देखिए अंग्रेजी से भी लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो चलिए अब चलते हैं इसके आंसरों की ओर। किसी ध्वनि तरंग की इसका जो आंसर होगा वो सबसे पहले ऊपर में लिखना है तरंग का वेग, उसके बाद डैश दे देनी है, उसके बाद लिखना है 1 सेकेंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग का वेग कहते हैं। इसे बड़े भी से सूचित करते हैं। इसका ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड है। तरंग का वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड है। तरंगदैर्घ्य 2 लगातार श्रृंखला या गर्तों अथवा संपीड़नों या विलयनों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक मीटर है, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला आवृत्ति भी लिख के डैश दे देनी है, और आवृत्ति में लिखना है इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और फिर यहाँ न्यूमेरिकल में लिखना है, नीचे में देखिए, माना किसी तरंग की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवर्तकाल जो है वो टी तथा तरंग का वेग भी है। तो इसके आगे की ओर हम जाते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो वेग, दूरी यहाँ कौन है? लैम्डा है, और समय कौन है? टी है। तो लैम्डा बट्टे टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्या होगा? वेग को किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं? भी अक्षर द्वारा। तो यहाँ भी लिखे, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, भी बराबर लैम्डा बटे टी। अब क्या होगा? भी बराबर लैम्डा गुने 1 बटे टी हो जाएगा। उसके बाद भी बराबर लैम्डा गुने न्यू हो जाएगा। भी बराबर लैम्डा गुने न्यू, यहाँ लिखिए, चूंकि 1 बटे टी बराबर न्यू, यानी कि आवर्तकाल जो है वो बराबर है आवृत्ति का। आवर्तकाल जो है वो बराबर है आवृत्ति का, इसीलिए यहाँ चूंकि में लिखा है, ठीक ना। आवर्तकाल को हम दिखाते हैं टी अक्षर द्वारा, और न्यू से हम आवृत्ति को दिखाते हैं। किसको? आवृत्ति को। ये याद रखिएगा आप लोग, आवृत्ति को हम न्यू अक्षर द्वारा दिखाते हैं। आगे की ओर देखिए लिखा है तरंग का वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति। तरंग का वेग बराबर क्या होता है? तरंग का वेग बराबर होगा तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा इंटू आवृत्ति यानी कि न्यू।
ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है। H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें, यानी कि परिकलन अंग्रेजी में लिखा है कैलकुलेट द मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इसके आंसर को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो को हल करेंगे, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान H2O का आणविक द्रव्यमान, तो H का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। तो यहाँ इसके नीचे 2 है, ठीक ना, इसके नीचे 2 है, तो 1 गुना 2 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 2। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। कितना है ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 गुना 16 यानी कि 16 होगा। क्या होगा 16। इस प्रकार 2 + 16 जुड़ेगा तो 18 यूनिट होगा। क्या होगा 18 यूनिट जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा 18 यूनिट। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1 मोल से आप क्या समझते हैं, 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर मैंने पहले से ही लिख रखा है। देखिए 1 मोल से आप क्या समझते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे 1 मोल कहते हैं। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मैं दिखा देता हूँ। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल में कणों की संख्या 6.05 × 10⁻³ होता है। इसे अवगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा इस का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने उत्तर दे दिया। 1 मोल से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, 1 मोल से आप क्या समझते हैं, ये इसके आंसर को हमने देख लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 को भी हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लिया। और इसमें क्या बोला है, सेक्शन ई में 5 क्वेश्चन को हल कर लिया। तो हमने 4 क्वेश्चन को हल कर लिया। हम एक और क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे और 5 और 6 को नहीं हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में 78%, ठीक ना, 78% जो होता है नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। कितने 78%। ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कहता है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 जूल को परिभाषित कीजिए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसे मात्रक जूल है। ठीक, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसे मात्रक जूल है। तो यहाँ लिखिए 1 जूल, आप लोग यहाँ लिखिएगा इसका आंसर। 1 जूल किसी वस्तु पर, 1 जूल किसी वस्तु पर लगाए गए बल, 1 जूल किसी वस्तु पर लगाए गए बल 1 न्यूटन के बराबर होता है, जो वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। ये हो जाएगा 1 जूल को परिभाषित कीजिए। और 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ये नीचे में आप लोग लिख लीजिएगा। और कहता है उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसे मात्रक जूल है। तो यहाँ लिखिएगा वह भौतिक राशि कार्य है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल को परिभाषित करने वाला अभी मैंने तुरंत बताया। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो उसे 1 जूल को परिभाषित हो जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखना है 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। और नीचे में लिखना है 1 जूल बराबर
1 न्यूटन और गुना 1 मीटर, ये आप लोग नीचे में लिखना है। और उसके नीचे में लिखना है कि वह भौतिक राशि क्या है, वह भौतिक राशि जिसका ऐसे मात्रक, वह भौतिक राशि कार्य है, वह भौतिक राशि कार्य है जिसका ऐसे मात्रक जूल है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, क्या बोल रहा है, तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। 220 हर्ट्ज है, 220 हर्ट्ज है और 440 मीटर है, तो इसमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में जो आवृत्ति दिया था वो आवृत्ति कितनी थी, आवृत्ति को न्यू अक्षर द्वारा दिखाते हैं। न्यू कितना था, आवृत्ति 220 हर्ट्ज, ठीक ना, 220 हर्ट्ज था, ठीक। और वेग कितना दिया था, तरंग का वेग कितना दिया गया था, यानी कि भी अक्षर द्वारा दिखाते हैं। वेग दिया था 440 मीटर पर सेकेंड, 440 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा था, तरंगदैर्घ्य। तो हम लोग जानते हैं चूंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर जो होता है वो होता है तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति, ये उसका सूत्र है, ठीक ना, ये इसका सूत्र है। तो वेग को हम लोग किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं, भी अक्षर द्वारा, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा अक्षर द्वारा, और आवृत्ति को न्यू अक्षर द्वारा, ये इसका सूत्र हो गया। तो हम लोग को यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य को हम बराबर के साइड ले आएंगे और भी को साइड भेज देंगे। तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, भी गुना न्यू, यानी कि वेग गुना आवृत्ति। या फिर यहाँ हम इसको बराबर के साइड अभी नहीं लाएंगे, ठीक, इसको हम कट कर दिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति है, तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, तरंगदैर्घ्य निकालने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए भी कितना दिया, पहले भी का मान बैठाएंगे। तो भी का मान बैठाएंगे, पहले भी बराबर लैम्डा गुने न्यू लिखेंगे। तो भी का मान कितना दिया था, देखिए 440 मीटर, तो यहाँ 440 लिखेंगे, बराबर ये लैम्डा नहीं दिया था, इसको ज्ञात करना है, ठीक, लैम्डा वैसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है, लैम्डा वैसे लिखे। न्यू का मान कितना दिया था, 220, यहाँ 220 लिखते हैं, गुने 220। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा को यहीं रहने देंगे, ठीक ना, और 220 को इस साइड ले आएंगे। तो 440 बट्टे 220 होगा। कितना होगा, 440 बट्टे 220। क्यों होगा, क्योंकि देखिए लैम्डा के साथ 220 गुने में इधर आके भागा में हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ लैम्डा लिख देंगे, ठीक, ये लैम्डा है, ठीक ना, ये सब जो है लैम्डा है। अब यहाँ देखिए ये शून्य शून्य कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, ये 2 से कट गया, यानी कि 2 बराबर लैम्डा, यहाँ कैमरा नीचे की ओर करते हैं, ठीक है, यानी कि लैम्डा बराबर यहाँ लिखेंगे, इसीलिए लैम्डा बराबर 2 मीटर, कितना, 2 मीटर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, लैम्डा बराबर जो होगा वो 2 मीटर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 2 मीटर तरंगदैर्घ्य था उसका। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा अक्षर दिखाते हैं, तो 2 मीटर इसका आंसर है। देखिए हम पूरा हल किए, ऊपर से नीचे तक दिखाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने हल कर लिया, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लिए। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना की जाने की, यहाँ लैम्डा ज्ञात करने बोल रहा था, तो लैम्डा बराबर 2 मीटर आंसर आया, ये 2 मीटर आंसर इसका आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देने बोला, यानी कि उत्तर देने बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल कर लिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए कॉपी के स्क्रीन पर इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु को कणों में चेंज करना, ठीक है। तो 46 ग्राम Na यानी कि सोडियम का प्रतीक क्या है, Na परमाणु। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 46 ग्राम सोडियम परमाणु को
कणों में व्यक्त करने के लिए, कणों में बदलने के लिए सबसे पहले उसका एक सूत्र है n बराबर बड़ा n बट्टे n, ये इसका सूत्र है। तो सबसे पहले हमें n को ज्ञात करना होगा। n आने की दिए गए कणों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक ना, ये मोलों की संख्या। n को क्या कहते हैं? मोलों की संख्या। और बड़ा n को दिए गए कणों की संख्या, और n ये को अवोगाद्रो संख्या, याद रखिएगा आप लोग। तो n को ज्ञात करेंगे, तो n को ज्ञात करने का सूत्र है छोटा n बराबर छोटा m बट्टे बड़ा m। छोटा m आने की दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना आया? 46 ग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे 46 ग्राम बट्टे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आने की दिया गया, ये है 46 ग्राम दिया गया द्रव्यमान, और ये मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आने की सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पूछ रहे हैं तो 23, फिर 23 से 46 कटे 2 बार में, ये 2, यानी कि n बराबर कितना आया? 2 आया। कणों की संख्या कितना आया? n बराबर 2 आया। तो n का मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? निकालना है हमें क्या? n निकालना है। तो n गुने n ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n गुने n ये n निकालना है, यानी कि दिए गए कण, ये होगा दिए गए कण बराबर n, an है कितना? 2, और n ये है 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये n ये है, ठीक, ये n ये होता है, यानी कि अवोगाद्रो स्थिरांक जिसको कहते हैं। 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये जो पिछले प्रश्न में मैं आप लोग को बताया था, 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है n ये का मान। n ये का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब गुना करते हैं, ये और ये गुना हो जाएगा, दूनी 4 दूनी 4, 0.12.044 गुना 10 के पावर 23 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि इतना कण है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में इतना कण है। देखिए शुरू से हम यहाँ हल किए, देखिए इसको उतारते जाइए, आप लोग नोट कर लीजिए, हम शुरू से लास्ट तक दिखा देते हैं। यहाँ n ये का मान कितना है? 6.022 गुना 10 के पावर 23, और n मतलब कणों की संख्या, ठीक ना, कणों की संख्या। छोटा n का मतलब होगा मोलों की संख्या, ठीक, और छोटा m का मतलब दिया गया द्रव्यमान, बड़ा m मतलब मोलर द्रव्यमान। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या हमने ज्ञात किया। तो कणों का संख्या कितना आया? 12.044 गुना 10 के पावर 23, ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना, बिल्कुल सही आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम जितने भी पिछले पेज में बताएं। अब अगला क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो यहाँ कितने क्वेश्चन का जवाब देने बोल रहा है? 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लिए, 9 को हल कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की ओर। तो जे थॉमसन ने थॉमसन के परमाणु मॉडल की हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए इसका आंसर है, जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल में तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में बिखरा है, जिनके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में इसकी बीच की भांति धसे है। देखिए यहाँ परमाणु बनाया धनात्मक गोला, ये है तरबूज, ये सब इलेक्ट्रॉन है इसके बीच। और इस मॉडल के अनुसार थॉमसन ने निम्नलिखित बात प्रस्तुत की। पहला बात क्या था? परमाणु धनावेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। दूसरा बात क्या था? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हमने हल कर लिया, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या हमने कर ली है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक ना, चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं कॉपी के स्क्रीन पर। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ द्रव्यमान पूछा गया, तो द्रव्यमान को हम किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं? छोटा एम। द्रव्यमान को छोटा एम अक्षर द्वारा दिखाते हैं। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में एक सूत्र को जाना, वो सूत्र क्या था? चूँकि n बराबर क्या था? छोटा एम बट्टे बड़ा एम, और n किसको कहते हैं? मोलों की संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोलों की संख्या। और छोटा एम द्रव्यमान को कहते हैं, और बड़ा एम दिया गया, छोटा एम
दिया गया द्रव्यमान, और बड़ा एम मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ क्या करने बोल रहा है, द्रव्यमान ज्ञात करने बोल रहा है। तब इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये इस प्रकार ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना होगा, एम के साथ एन गुने हो जाएगा, और छोटा एम बराबर हो जाएगा एन गुने बड़ा एम। तो यहाँ एन कितना दिया है, कितना मोल दिया है, 0.5 मोल। तो हम एम को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 0.5 बिठा देंगे गुने। उसके बाद यहाँ क्या दिया, ऑक्सीजन के अणु यानी कि ऑक्सीजन O2 दिया है। क्या दिया है, O2, ऑक्सीजन के अणु यानी कि गैस। तो O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 16। तो यहाँ हम 16 लिखते हैं। ठीक, 16 लिख दिए। अब ये गुना होगा, तो 0.5 गुना 16, जब 0.5 गुना 16 हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 ग्राम आएगा। ठीक ना, कितना आएगा, 8 ग्राम। 8 ग्राम जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। हमने अभी गुना किया, 0.5 गुना 16 करेंगे तो 8 ग्राम आएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हमने हल कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को हमने हल कर लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण क्या है, इसका आंसर को हम लिखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चन 8 भी हल किए, 9 भी हल किए, 10 भी हल किए, 11 और 12 भी हल किए, और 13 भी हल करेंगे। चलते हैं कॉपी के स्क्रीन पर। और इस प्रश्न का आंसर है प्रतिरक्षीकरण क्या है, तो जब किसी व्यक्ति या बच्चे में वैक्सीन या टीका के माध्यम से शरीर के अंदर रोगाणुओं को प्रवेश कराते हैं तो उसके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हमने हल कर लिया, प्रतिरक्षीकरण क्या है। ठीक ना, ये क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। अब चलते हैं अगला सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन सी में कहता है कि 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन को हल करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, आंसर को लिखेंगे तो चलिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन को हम इसके गतिज ऊर्जा को देखते हैं और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं कॉपी स्क्रीन पर। तो इसका आंसर है इस प्रश्न का, गतिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो होगा वैसे ऊर्जा जो गति के कारण विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के या के अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक, अब इसका व्यंजक को प्राप्त करेंगे तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ लिखेंगे, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u और अंतिम वेग v तथा उसके बीच की दूरी कितना है छोटा s हो, तो गति के समीकरण से यहाँ हल किए हैं। गति का समीकरण क्या है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यस को ये सेट रखें, 2a यहाँ गुने में उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। ये हो गया समीकरण 1। फिर यहाँ कार्य के सूत्र से, कार्य का सूत्र क्या है, w बराबर f गुने s। तो s को हम ये साइड ले आएंगे तो w उधर जाएगा, तो गुन्ने में है तो भागा में हो जाएगा, यानी कि w बटे f। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखें कि w बटे f बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a का, क्योंकि देखिए यहाँ भी s है समीकरण 1 में 2 में, और समीकरण 1 में भी s है। s और s कैंसिल हो जाएगा और w बटे f बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और बटे 2a। ये हो गया। उसके बाद हम f को इस साइड ले जाएंगे तो इधर भागा में उधर जाके गुन्ना में हो जाएगा, तो w बराबर f गुना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। फिर w बराबर क्या होगा, f का सूत्र क्या था, f बराबर गति के द्वितीय नियम से f बराबर m ये था, तो m ये यहाँ लिखें। फिर यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, देखिए यहाँ लिख दें चूंकि f बराबर m ये। उसके बाद w बराबर m, यहाँ देखिए यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, m गुने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2, यहाँ वाला ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो यहाँ 2 बचा। उसके बाद यदि u बराबर 0 लें, u हम अगर 0 ले लेते हैं तो w बराबर m गुने वी स्क्वायर माइनस 0 होगा बटे 2, w बराबर m वी स्क्वायर बटे 2 होगा। इस प्रकार w बराबर 1 बटे 2 m वी स्क्वायर होगा। और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि
गतिज ऊर्जा को ई के द्वारा दिखाते हैं, तो ई के बराबर क्या होगा 1/2 mv²। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि यहाँ ई के क्यों लिखे, यहाँ तो डब्लू है, तो डब्लू और ई के बराबर होता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्वेश्चन के साथ, चलती है अगली क्वेश्चन के हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हमने हल कर लिया। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक हुआ वो ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² आया। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में समसाधनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। 18 नंबर का क्वेश्चन है जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। और 19 नंबर का क्वेश्चन है संक्रामक और असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग में अंतर स्पष्ट यहाँ करने बोल रहा है। तो चलिए 19 नंबर की क्वेश्चन को अंतर स्पष्ट करते हैं कॉपी के स्क्रीन पर। चलिए संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो संक्रामक रोग के सामने डैश देके लिखना है। वैसे रोग जो पीड़ित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम, चेचक, कोरोना, एड्स इत्यादि। ये संक्रामक रोग के सामने डैश देके लिखना है। उसके नीचे असंक्रामक रोग देके लिखना है। वैसे रोग जो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कैंसर हो गया, जैसे में क्या हो गया, कैंसर हो गया, ठीक, मलेरिया हो गया, कैंसर, मलेरिया और पीलिया। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।